पिछले 3 महीने में कांग्रेस समेत दूसरे दल के करीब 5,000 नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के नेता शामिल हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग से जुड़े हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला, अरुणोदय चौबे, आलोक चंसोरिया जैसे नाम भी शामिल हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये ब्राह्मणों का बीजेपी प्रेम है या फिर बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम। एक खास बात यह भी दिखी है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा पर गाहे बगाहे ब्राह्मणवाद के आरोप लगते रहे हैं और अब बीजेपी में लाने वाली टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा हैं, इन पर भी ब्राह्मणवादी का ठप्पा लगा हुआ है। ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति में एक समय में ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। पहले मुख्यमंत्री ही पंडित रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन समय के साथ उनके वर्चस्व और रसूख में कमी आती गई। नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद साल 1990 तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने करीब 20 सालों तक शासन किया। इसके बाद पिछले 30 सालों से कोई ब्राह्मण चेहरा प्रदेश की सियासत में नहीं उभर सका। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों की जाति आधारित सियासत पर जोर रहा है। कांग्रेस में तो ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नेता 80 के दशक के बाद हाशिए पर ही चले गए। बीजेपी ने 20 सालों में पहली बार राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर इस वर्ग को तवज्जो दी है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, हम बात करें अगर 90 के दशक की, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है। उसके बाद एक लंबा आप अंतराल देखेंगे तो ब्राह्मण नेताओं की कमी भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर देखी गई। ब्राह्मण नेतृत्व क्यों आगे नहीं आ पाया, इसके जब कारणों को अब शायद देखा गया है, तो ब्राह्मण वर्ग को फिर से जोड़ने के लिए जो ब्राह्मण नेता दूसरी पार्टी में है, बड़े नेता, उनको पार्टी में शामिल करने की कवायद कर रहे हैं। देखिए, सनातन का मुद्दा तो एक आधार बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे उनका एक सत्ता के प्रति जो मोह, लोभ और लालच है, उसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आना। कोई राम मंदिर को लेकर के ऐसा कोई इशू नहीं है, या भगवान राम को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो नेता। अब आपको बताते हैं कांग्रेस से बीजेपी में आए वो ब्राह्मण चेहरे। सबसे पहले सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 50 सालों से कांग्रेस से जुड़े थे। इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी में है। संजय शुक्ला, इंदौर 1 के पूर्व विधायक रहे, इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। इंदौर लोकसभा से प्रत्याशी की रेस में थे, अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में है। अरुणोदय चौबे, खुरई विधानसभा 2008 में विधायक चुने गए, सागर लोकसभा सीट से दावेदारी वापस लेते हुए कांग्रेस छोड़ दी। शशांक शेखर, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने महाधिवक्ता बनाया था, वे विवेक तनखा के काफी करीबी हैं, अब बीजेपी के साथ हैं। आलोक चंसोरिया, जबलपुर लोकसभा के कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। पेशे से प्रोफेसर चंसोरिया कांग्रेस की वैचारिक रीढ़ माने जाते थे, लेकिन वे भी अब कांग्रेस में नहीं है। रंजना मिश्रा, सीधी जिले से आने वाली रंजना कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री थी। इसके साथ ही जिला महामंत्री रोहित मिश्रा भी भाजपा में शामिल हुए। सुरेश पांडे, सीधी जिले से आने वाले पांडे कांग्रेस में कोऑपरेटिव सेल के प्रदेश महामंत्री थे। रश्मि मिश्रा, रायसेन जिले से आने वाली रश्मि कांग्रेस की महिला प्रदेश संगठन मंत्री रह चुकी हैं। कैलाश मिश्रा सुरेश पचौरी के करीबी नेताओं में शामिल हैं। भोपाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। कैलाश मिश्रा सुरेश पचौरी के साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए हैं। 9 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा था कि कभी कांग्रेस में एक नारा लगा करता था, न जात पर न पात पर, लेकिन पार्टी में ये नारा दरकिनार कर दिया गया। आज जाति की बात हो रही है। अब आप जानिए कि 1980 के बाद से कांग्रेस में कैसे ब्राह्मण नेता हाशिए पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जबकि कांग्रेस के ही श्यामाचरण शुक्ल साल 1990 में ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे। इस बीच कांग्रेस के कैलाश नाथ काटजू और द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री रहे, जबकि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया उस समय के जनसंघ के नेता कैलाश जोशी ने। 80 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने श्यामाचरण शुक्ल के कद को कम करने के लिए मोतीलाल वोरा और सुरेश पचौरी जैसे ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1985 में जब अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल बनाए गए तो उन्होंने वोरा को सीएम बनाया। अर्जुन सिंह ने ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व को कम करने के लिए एक तरफ तो नए ब्राह्मण नेताओं को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ ठाकुरों और आदिवासी और पिछड़े वर्ग का राजनीतिक गठजोड़ बनाया। बीजेपी कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगा रही है।
तो कांग्रेस सभी समाज धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सनातन विरोधी आचरण, जिस प्रकार से खुले मन से सनातन को एड्स से तुलना कर देना, राम को काल्पनिक कह देना, हिंदू को आतंकी और भगवा को बलात्कारी, ये संस्कृति जिस प्रकार से कांग्रेस का दोहरा चरित्र और उनकी संस्कृति उजागर हुई है, तो कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि किस प्रकार से देश में एक देश विरोधी लहर के साथ कांग्रेस पार्टी काम करे, देश के दुश्मनों के साथ मंच साझा करके ये देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में लगी है। तो एक के बाद एक जो इनका वर्ग है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपने आप को यहाँ से अलग करना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब हो चुकी है, इनका चरित्र खराब हो गया है, इनका चरित्र इटालियन संस्कृति को पोषित करने वाला है। इसीलिए इस चुनाव चिन्ह के साथ वो राजनीति करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देश संविधान से चलता है और संविधान हमारा ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जातिवाद की धर्म पर आधारित राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती। और आज सवाल ये लोग जो छोड़ रहे हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, इनके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपने इतिहास को देख लीजिए, गवाह है इतिहास कि जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था भारत छुड़वाने के लिए, तब ये कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे, फिर भी देश आज़ाद हुआ ना। तो अब हम जानते हैं कि जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। ये बात तो साफ नजर आ रही है कि ब्राह्मण हो या फिर किसी और वर्ग का नेता, लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को अलविदा करते हुए भाजपा में शामिल हो रहा है। इससे संगठन नेतृत्वकर्ता को ये समझना होगा कि आखिर में चूक कहाँ हो रही है।